क्योंकि कंपनी जो कॉस्ट कटिंग वगैरह करेगी, कंपनी जो कंसल्टिंग कर रही है एसेंचर से, वो 10 से 12 महीने लगेंगे उसके अंदर। इसमें बाइंग आनी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो इंडस्ट्री को बहुत क्लोज़ली ट्रैक कर रहे होंगे, वो डेफ़िनेटली ये मौका ढूँढ रहे होंगे, कैसे-कैसे करके बीआईएस इम्प्रूवमेंट्स दिखें और वैसे ही वो स्टॉक को यहाँ से खरीदना शुरू करें, इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड को। कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा हाई बनाया। बहुत लोग स्टॉक में देख रहे हो आप, नीचे की तरफ खरीदते जा रहे हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, और लोगों ने इसमें खरीदा हैगा क्योंकि उनको लगता है शायद ये एक अच्छा वैल्यूएशन उनको मिलता जा रहा है बार-बार। और अभी ये अपने Q3 के रिजल्ट के बाद में लास्ट वीक में 6% के आसपास स्टॉक गिराएगा और 240 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे स्टॉक को बाय करने की, वो डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म होगा, हम बॉटम फिश कर सकते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो वाला एंगल डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे हैं, ये कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैं आपको बताऊँगा। मतलब सॉलिड यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है कैंपस शूज़ के रिजल्ट के अंदर। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगी। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा इसके Q3 के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे तो 1.37% की आपको ग्रोथ नज़र आएगी, और ये बिल्कुल एक तरीके से फ्लैट रिजल्ट है, कोई खास शानदार ग्रोथ कंपनी ने नहीं करी है। दिसंबर 23 के अंदर 472 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ किया है, 466 इन्होंने लास्ट दिसंबर में किया था। और दिसंबर यूजुअली इनका हमेशा अच्छा क्वार्टर रहता है, क्योंकि सर्दियों का सीजन होता है। विंटर्स के अंदर शूज़ ज़्यादा बिकते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, फेस्टिवल सीजन वगैरह होता है, वेडिंग सीजन वगैरह होता है, तो थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप इसी रिजल्ट को कंपेयर करोगे सितंबर के साथ, तो ये रिजल्ट काफ़ी सॉलिड आया है, क्योंकि सितंबर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे इनके बिज़नेस के अंदर। और वो चैलेंजेस क्या थे, मैं आपको यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल में दिखाता हूँ। मैं जैसे कि बी2बी O2O चैनल्स बिज़नेस मॉडल था, उसमें इनका डिसरप्शन हुआ था। वो मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि O2O मीन्स ऑनलाइन टू ऑफलाइन। एक इनका पार्टनर था एजियो, और एक और ई-कॉमर्स साइट थी, उसके साथ में इनका बिज़नेस था। उन्होंने एब्रप्टली वो अपना प्लेटफ़ॉर्म बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो इन्वेंटरी है वो होल्ड हो गई थी। तो फिर कैंपस एक्टिववेयर ने अपना सारा जो माल है वो डीस्टॉक किया था, डिस्काउंट्स वगैरह दे करके, ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर जाकर के, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग जाकर के। दूसरी चीज़, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर यूपी, बिहार, 1-2 स्टेट्स और भी ऐसे थे जहाँ पे इनके स्टोर्स में अच्छे रेवेन्यू नहीं आ रहा था, डिमांड काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड थी, इन्होंने वहाँ पे भी डिस्काउंट्स वगैरह रन करके अपनी डीस्टॉकिंग वगैरह करी थी। नेट-नेट कहने का मतलब ये है, कंपनी ने ये सब चैलेंजेस होने के बाद भी लास्ट क्वार्टर के अंदर, इस क्वार्टर में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखाया है कंपेयर टू सितंबर। एक रेवेन्यू इन्होंने यहाँ पे पिकअप किया हैगा सॉलिड। और ये सब करने के लिए आप, मैं अगर आपको बताऊँ, तो इन्होंने मार्जिनली जो खर्चा जो बहुत किया हैगा, वो है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के ऊपर। पहले ही ये 5 से 6% खर्चा करते थे अपने एडवर्टाइज़मेंट वगैरह पे। इस बार इन्होंने 4% एक्स्ट्रा किया है, मतलब 10% के आस-पास इन्होंने खर्चा किया हैगा, जिसकी वजह से सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन जो एक मार्जिन जो इन्होंने लास्ट दिसंबर में 20% किए थे, या फिर जून में 19% किए थे, वो इस बार 12% ही हो पाए हैं। सितंबर में 9% थे, वो हमको पता है कि डिस्काउंट्स वगैरह की वजह से थे, लेकिन यहाँ पे 12% हुए हैं, तो ये और इम्प्रूव हो सकते थे, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट की वजह से ये मार्जिन्स 12% पर ही आए हैं। और प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो 25 करोड़ का किया आएगा, लेकिन कंपैरेटिवली दिसंबर में 48 था, सितंबर में 0 था। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉफिट आया हैगा, लेकिन ईपीएस में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ईपीएस 0.82 का आएगा, जबकि मार्केट 1.59 का ईपीएस पहले ही देख चुका हैगा इनके बुक्स के अंदर। तो इसीलिए स्टॉक के अंदर आपको ज़्यादा रिवर्सल नज़र नहीं आया, क्योंकि जो ग्रोथ है वो इन्होंने लास्ट क्वार्टर के कंपैरिज़न में तो बढ़ा ही है, लेकिन जो प्रॉफिट है बॉटम लाइन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। ठीक है? अब बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में थोड़ी-सी इंप्रूवमेंट्स हैं। इंप्रूवमेंट क्या है? रिजर्व्स 440 करोड़ के हैं, सितंबर में हमने देखा था, तो रिजर्व आई थिंक थोड़े-से और बढ़ गए होंगे, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया नहीं गया है। लेकिन बोरिंग्स के अंदर इन्होंने जो है 112 करोड़ की बोरिंग्स को रीपे किया है, 112 करोड़ की बोरिंग्स वापस से बैंक को रीपे कर दी जाएँगी, जिससे बेनिफिट ये आएगा, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप 6 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट देख रहे हो, ये इंटरेस्ट कॉस्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कम होती हुई नज़र आएगी, जिसका बेनिफिट सीधा आपको प्रॉफिट में नज़र आएगा। ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स 362 करोड़ के ही हैं जो पहले थे, और सीडब्ल्यूआईपी 26 करोड़ है। ये अभी इन्होंने वापस से, आई थिंक इनका प्लांट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो भी इन्होंने कुछ एक्सपेंशन वगैरह थोड़ा बहुत जो किया होगा, उसके बारे में उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया हैगा। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो काफ़ी हेल्दी है, 73.88% का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। प्रमोटर अपना शेयर बेच-वेच नहीं रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। एफआईआई के पास 5.94% का स्टेक है, एफआईआई ने 3% बेचा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, जो डीआईआई 4% पे था, वो 7% पे आ गया है, और पब्लिक के पास 13% का स्टेक है। पब्लिक में भी कुछ ये अलग इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई कैटेगरी वगैरह के। नेट-नेट कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जिसमें प्रमोटर एफआईआई, डीआईआई आते हैं, उनके पास में लगभग 88% का स्टेक है। पब्लिक के पास 11.5-12% का स्टेक है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक के पास जितना स्टेक कम होता है, उतना अच्छा होता है वो किसी भी शेयर के लिए। तो यहाँ पे हम ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि इन्होंने डेट पे करी हैगी, बाकी इनकी एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट बढ़ गई हैगी।
इन्होंने अपनी डीस्टॉकिंग वगैरह करी है, लेकिन फिर भी इनके सेल्स के नंबर, इन्होंने वॉल्यूम को अपटिक किया हैगा। इनके वर्किंग कैपिटल डेज़ कम हो गया है, व्हिच इज़ वेरी गुड। मैनेजमेंट ने काफ़ी स्ट्रांगली इसके ऊपर काम किया हैगा। 150 से घटा के 68 पे लाना, मतलब बहुत सॉलिड इन्होंने घटाया हैगा इस चीज़ को। ईज़िली इतना घट नहीं सकता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डेज़ जब एक बार बढ़ जाते हैं तो उनको कम करना बहुत मुश्किल होता है। बट उससे काफ़ी इनको बेनिफिट मिलेगा आगे जाकर के। इन्होंने 250 स्टोर्स रीच कर लिए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इन्होंने एक और स्टोर ओपन किया सीजल्स मॉल पुणे के अंदर। आगे कंपनी और स्टोर्स ओपन करने वाली है। ये वाला जो कमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले जब डिस्कस किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब शू इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी लेकर के आ रही है। जो भी शूज़ होंगे वो अब रेगुलेटेड होंगे, उनके लिए कंप्लायंस होगा, उनके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएँगे। कोई भी उससे नीचे की क्वालिटी का शूज़ जो है मार्केट के अंदर आप नहीं बेच सकते हो, पहली चीज़। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट ये है, देखो ये 1st ऑफ जनवरी को लागू होना था और ये हो गया हैगा। जितने भी चाइना और वियतनाम से जो कंटेनर्स आए थे जूतों के, उनको होल्ड कर लिया गया है, उनको क्लीयरेंस नहीं मिली है, व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर उनको क्लीयरेंस नहीं मिली है, तो मार्केट के अंदर जो इन्वेंटरी है वो बढ़ेगी नहीं, ग्रे मार्केट के अंदर। जो ब्रांडेड शूज़ नहीं होते हैं या जिनकी क्वालिटी बेकार होती है, उनकी इन्वेंटरी नहीं बढ़ेगी। उससे बेनिफिट होगा कैंपस को, बाकी की जो और कंपनीज़ हैं जो कि बीआई कंप्लायंट शूज़ बनाती हैं, मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के हिसाब से जो जूते बनते हैंगे, ठीक है? पहली चीज़। अब बेनिफिट लॉन्ग टर्म के अंदर देखो ये है कि जितनी भी इन्वेंटरी मार्केट में भी चल रही है, वो सब बेची जाएगी। जब वो इन्वेंटरी खत्म होगी, तब धीरे-धीरे करके कैंपस का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब कैंपस का वॉल्यूम बढ़ेगा, इनकी सेल्स बढ़ेगी, तो डेफिनिटली सेल्स के साथ-साथ इनके मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, इनको एक प्राइसिंग पावर मिलेगी, क्योंकि जब घटिया क्वालिटी का शूज़ मार्केट में होगा नहीं, तो एक ब्रांड के पास लोग जाएँगे। ब्रांड की नो डाउट इनकी डिमांड जो है अच्छी है, 17% का मार्केट शेयर है कैंपस के पास में, लेकिन वो मार्केट शेयर धीरे-धीरे करके और बढ़ सकता हैगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का आना। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बीआईएस वाला जूता खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो? तो बीआईएस बेसिकली 2 तरीके से लागू हुआ है, बीआईएस टाइप 1, बीआईएस टाइप 2। अगर आप शूज़ खरीदो तो ज़रूर ध्यान रखना कि आप बीआईएस टाइप 1 लो, या मतलब बीआईएस टाइप 2 भी ले सकते हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी-सी हल्की रहेगी। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आप एक अच्छे स्टैंडर्ड का शूज़ खरीद पा रहे हो। और कैंपस जो है वो 100% बीआई कंप्लायंट है, तो व्हिच इज़ वेरी गुड कि ये इस प्राइस रेंज के अंदर भी 100% बीआई कंप्लायंट शूज़ बना के दे पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है इस कंपनी के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, देखो सेल्स तो बढ़ेगी जब बीआईएस वगैरह लग जाएगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन मार्जिन्स कैसे बढ़ेंगे? मार्जिन्स बढ़ेंगे जब कंपनी जो है बेसिकली अपने खर्चों को कम करेगी, जो लीकेजेज़ हैं, जो फालतू खर्चे हो रहे हैं उनको कम करेगी, मार्जिन्स के ऊपर और इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेंथनिंग कंट्रोल्स बेटर कर रहे हैं, प्रोसेसेस इन्होंने लेकर के आए सिस्टम के अंदर। इन्होंने एक नेविजन करके जो सॉफ्टवेयर था उसको हटा करके एसएपीओ माइग्रेट कर रहे हैं, और इन्होंने एसेंचर को एज़ अ कंसल्टिंग पार्टनर रखा है। तो आने वाले 10 से 12 महीने का ये प्रोजेक्ट है। होपफुली 10-12 महीने के अंदर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, सॉलिड इम्प्रूवमेंट्स इनके मार्जिन्स के अंदर होते हुए नज़र आएँगे। और एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ की अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताई थी, वो ये थी कि इन्होंने अपने प्रीमियम कैटेगरी के अंदर बहुत 2 साल से इन्होंने प्राइसिंग वगैरह नहीं बढ़ाई है। क्योंकि देखो प्राइस इसलिए भी नहीं बढ़ाया है, पहली बात तो एक तो कॉम्पिटिशन बहुत है मार्केट में, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि डिमांड जब म्यूटेड होती है ना, तो कंपनीज़ ये प्राइस वगैरह नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पहले ही डिमांड इतनी कम है, म्यूटेड है, और अभी ये प्राइस अगर बढ़ा देंगे, तो वो सही समय नहीं है प्राइस बढ़ाने का। जो थोड़ी बहुत सेल्स आ रही है, वो भी हट जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया है प्रीमियम कैटेगरी के अंदर, तो हो सकता है आगे जाकर के प्राइस इंक्रीज़ भी होगा, तो मार्जिन्स उससे इंप्रूव होंगे। बाकी जो कंपनी काम कर रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर तो कर ही रही है। बाकी इनका फ़ोकस जो है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं ये लोग, इनका फ़ोकस उस पे बहुत ज़्यादा है, ये लोग खर्चा वगैरह कर रहे हैं अपने एडवर्टाइज़मेंट पे। तो नेट-नेट देखो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। बीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, मार्जिन्स का इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। कंपनी का फोकस जो है ब्रांडिंग के ऊपर, वो तीनों ही चीज़ें सॉलिड रहेंगी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब बात करते हैं, देखो इतनी कहानी हमने कर ली, तो क्या ये जो प्राइस है इस पे ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी वो ये है, देखो स्टॉक पी। स्टॉक पी जो है वो 92 का है, 92 का स्टॉक पी बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी के लिए, पहली बात। आरओसी, आरओई हेल्दी है, नो डाउट अबाउट इट। डेट कंपनी ने कम कर दिया है, व्हिच इज़ पॉजिटिव। प्लेज परसेंटेज 0 है, मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ, और स्मॉल कैप कंपनी है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, देखो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आप लोगों को बाय या सेल करने के लिए। बाय करना है, सेल करना आपकी मर्ज़ी है। ये इस चैनल के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, और कहीं न कहीं उम्मीद थी कि 200 के भाव पे आ जाएगा, लेकिन 200 के भाव पे नहीं आया, व्हिच इज़ वेरी गुड। ये यहाँ से नीचे और आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि रिज़ल्ट बुरा नहीं आया, रिज़ल्ट ठीक-ठाक आया है। मार्केट ने पहले ही स्टॉक की बहुत पिटाई कर दी हैगी, 240 पे कहीं ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये 240 के भाव से गिरेगा, सेंटीमेंट्स नेगेटिव होंगे, तो आपको ये वाला लेवल 200 का लेवल दिखा देगा, गिरते-गिरते।
क्योंकि ये देखो ये नो चार्टिंग ज़ोन के अंदर है कहीं न कहीं, लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो 200 का भाव ये इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करेगा, 200 के लेवल तक आपको दिखा देगा। तो किसी को अगर फ्रेश पोज़ीशन बनानी भी है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि कंपनी जो कॉस्ट कटिंग वगैरह करेगी, कंपनी जो कंसल्टिंग कर रही है एसेंचर से, वो 10 से 12 महीने लगेंगे उसके अंदर। दूसरी चीज़ बीआईएस मार्केट में अभी लागू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आगे जाके किस तरीके से प्ले आउट होगा, किस तरीके से इन्वेंटरी क्लीयरेंस होगी, जो ग्रे मार्केट की चल रही है और प्लस जो कैंपस अपनी नया ब्रांडिंग वगैरह कर रहा है, वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में आकर के आपको बेनिफिट देंगी, तो खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई ना खरीदे इसको। तीसरी चीज़ कॉम्पिटिशन बहुत है देखो मार्केट के अंदर, ठीक है? कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर, रोज़ एक नया प्लेयर आता है, रोज़ एक पुराना प्लेयर मार्केट से बाहर हो जाता है। तो ये चलता रहता है, कैंपस बड़ा प्लेयर है, 17% का मार्केट शेयर है इसका, नो डाउट अबाउट इट, बहुत सस्ते भाव में अच्छे जूते बना कर के ये लोग बेच रहे हैं। तो अगर आपको खरीदना है शेयर तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदो, शॉर्ट टर्म वाला इसमें कोई एंटर ना हो, जिसने भी ऊपर के भाव में खरीदा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 5% तक हो चुका हैगा, पोर्टफोलियो की परसेंटेज अगर 5% ये आपने कैंपस में इन्वेस्ट कर दी हैगी, तो और इन्वेस्टमेंट्स मत डालो इसके अंदर। अब जहाँ स्टॉक चल रहा है उसे चलने दो। आगे जब इंप्रूवमेंट होगी ऑटोमैटिकली स्टॉक आपको रिटर्न बना के देने लगेगा, ग्रेजुअली वक़्त के साथ-साथ। और जिसने भी कहीं यहाँ कहीं खरीदा हुआ हैगा, आपको लगता है आपको एवरेज डाउन करना है, तो बहुत धीरे-धीरे करना, बहुत ज़्यादा एवरेज डाउन नहीं करना एक साथ। क्योंकि आगे-आगे अगर स्टॉक गिरेगा तो 200 का लेवल जैसे मैंने बताया आ सकता हैगा, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। होने को तो ये स्टॉक हो सकता है कि सेंटिमेंट्स इंप्रूव हों, बीआईएस बहुत स्ट्रांगली काम करे और इसमें बाइंग आनी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो इंडस्ट्री को बहुत क्लोज़ली ट्रैक कर रहे होंगे, वो डेफ़िनेटली ये मौका ढूँढ रहे होंगे, कैसे-कैसे करके बीआईएस इंप्रूवमेंट्स दिखें और वैसे ही वो स्टॉक को यहाँ से खरीदना शुरू करें, इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लगी हो तो हेल्पफुल लिखें। जो भी चीज़ आपको वीडियो में अच्छी लगी हो वो लिखें, कोई चीज़ अगर आपको खराब लगी हो तो वो भी ज़रूर पॉइंट आउट करें, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे इम्प्रूव करने में। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखो मैंने सारी वीडियोज़ यहाँ पे सब डाली हुई है, ये सब पूरी प्लेलिस्ट है। 5 पैसे कैपिटल कैसे बहुत अच्छी कंपनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई क्लिकबेट नहीं है इसके अंदर, काफ़ी एनालिसिस मैंने डिटेल में किया हुआ है ये। ज़ोमैटो कैसे टर्न अराउंड हो रहा है, यहाँ पे मैंने बता रखा है। रेडगेन, ई-मुद्रा ये अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। एसबीआई कार्ड्स, एयू स्मॉल फाइनेंस, आवास किस तरीके से एनबीएफसीज़ काम करती हैं, वो सब हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। कोई वीडियो अगर 6 महीने पुराने भी अगर आप देखोगे, तो भी आपको उसमें फुल कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।